ओके जी, वेलकम टू द व्लॉग। और बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अपनी हिमालयन कहाँ गई, मेरी हिमालयन कहाँ गई। तो ये खड़ी है अपनी हिमालयन 450 और ये है होंडा 125। एक्चुअली यार मेरे घर के आगे ना यहाँ पार्किंग में इतना ही स्पेस है कि दो बाइक यहाँ खड़ी हो सकती है। एक बाइक जो है खड़ी होती है पीछे गली के अंदर। तो ये अपनी जो है डेली यूज़ की बाइक है, मेरे फादर और मैं यूज़ करते हैं, आसपास जो है छोटा मोटा काम करना आता है उसके लिए। और एक बाइक यहाँ खड़ी होती है। अब इस बाइक के लिए आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि इस बाइक का क्या प्लान है, मैं इस पर टूरिंग क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्या ये बाइक मैं सेल करने वाला हूँ, और एक और चीज़ कि 2 साल बाद इस बाइक का मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। तो बाइक पे बैठते हैं और सारी बातें करते हैं। इस बाइक की जो फील है ना यार, जो हाईवे पे फील आती है, ज़बरदस्त। ओके जी, पेट्रोल भरवा लिया ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने बाद में। इस बाइक को मैं ऑलमोस्ट आप मानोगे 1 महीने बाद राइड कर रहा हूँ। और इस साल में इस बाइक पे खाली एक राइड हुई है, आदि कैलाश या नवंबर बाद की ज़बरदस्त राइड। उसके अलावा 10 महीने में कोई राइड नहीं हुई यार। और लास्ट उससे पहले की जो अपनी राइड थी वो थी दिल्ली से गोवा एंड कन्याकुमारी। क्या लंबी राइड थी, ज़बरदस्त राइड, मज़ा आ गया था। और सबसे पहले मैं आंसर करता हूँ सबसे इजी क्वेश्चन कि क्या मैं अपने हिमालयन 450 को सेल करने का सोच रहा हूँ या प्लान कर रहा हूँ। तो आंसर है नहीं। देखो यार, इस सेगमेंट में ना आज की डेट में सिंगल सिलेंडर में इससे ज़्यादा कैपेबल बाइक कोई नहीं है। अगर इसका कोई अपग्रेड बनता है तो वो होगा एक ट्विन सिलेंडर बाइक। तो फिलहाल तो अभी इमीडिएट बेसिस पे तो कोई प्लान नहीं है अपग्रेड का। हाँ, करेंगे नेक्स्ट ईयर होपफुली जो है इस बाइक का अपग्रेड होगा। बट उससे पहले इस बाइक को जो है अच्छे से राइड करना है, क्योंकि ये बाइक अभी चली है हमारी 19,000 किलोमीटर। और अभी प्लान है इस बाइक को अच्छी लंबी राइड्स पे लेके जाने का, मतलब ज़बरदस्त ताबड़तोड़ राइड्स। मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया हूं सर्विस सेंटर में और पहले इस बाइक की सर्विस करवाते हैं, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस का डिटेल में जो है मैं आंसर करूंगा। मतलब मैं आपसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। ओके, ये है सर्विस सेंटर। फाइनली जी अपनी बाइक की सर्विस हो गई है। बहुत दिनों बाद बाइक एकदम चमक गई है, फर्स्ट क्लास, बढ़िया, मज़ेदार। अब चलाते हैं और पहले फील लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको कि खर्चा कितना आया है। वाह, मज़ा आ जाता है यार, मतलब बाइक को ना सर्विसिंग के बाद चलाने में। तो दिन जो है चेंज हो चुका है, आज संडे है, मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट राइड पे। तो अब मैं आपसे शेयर करता हूँ कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस और मैं क्या सोचता हूँ इस बाइक के बारे में आफ्टर 2 इयर्स। तो देखो, अभी तक आज की जो सर्विस कॉस्ट आई है इस बाइक की, वो आई है ऑलमोस्ट 9,000 पे, 8824 रुपीज़ समथिंग। और इसमें जो है मेन पेड सर्विस हुई है, ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज, ओरिंग चेंज, वॉशिंग, क्लीनिंग, एंड उसके अलावा इसमें जो है ब्रेक पैड्स चेंज हुए हैं। ब्रेक पैड्स फ्रंट के रियर के जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे, 10% बचे थे। तो अपने को जो है आगे लंबी लंबी राइड्स करनी है, बताऊंगा इसी ब्लॉग में, बताऊंगा कि कौन सी राइड करनी है। तो ब्रेक पैड मैंने चेंज करवा लिए हैं, सिंटर्ड ब्रेक पैड आते हैं इसमें, मैंने सिंटर्ड ही डलवाए हैं कंपनी के। ऑप्शन थी कि मैं आफ्टर मार्केट इसमें सेरेमिक जो है ब्रेक पैड डलवा लूँ, वो आई थिंक ऑलमोस्ट लेस देन 50% कॉस्ट में आ जाते हैं। बट यार सिंटर्ड जो इसके ब्रेक पैड है ना, इसकी जो बाइट है वो ज़बरदस्त है, और लॉन्ग राइड्स पे मुझे लगता है वही ठीक है फ़िलहाल के लिए। तो अब बात करते हैं कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस बाइक के साथ में लास्ट 2 साल में, व्हाट आई थिंक अबाउट दिस बाइक आफ्टर 2 इयर्स। देखो, पहले बात करता हूँ मैं इस बाइक पे मैंने राइड्स कौन सी करी हैं। ऑलमोस्ट मैंने इस बाइक को 19,000 किलोमीटर्स राइड किया है, सामने आ रहा है आपके। और बहुत ही यादगार मैंने इस बाइक पे राइड करी हैं। ऑलमोस्ट मैंने आई थिंक 17-18 डेज़ का लद्दाख ज़ांस्कार का ट्रिप किया था, राइड की थी। बहुत ही ज़बरदस्त राइड थी वो। हमने ऑलमोस्ट सारा जो है लद्दाख कवर किया था। ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि लद्दाख अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, जगह है। उसके अलावा मैंने इस पर आदि कैलाश राइड करी है लास्ट रिसेंटली, बहुत ही एडवेंचरस। एंड उसके अलावा मैंने इस पर मेन दिल्ली से गोवा कन्याकुमारी सोलो राइड की थी, जो कि 8,000 7,500 किलोमीटर के आसपास लंबी थी।
तो काफ़ी लंबी राइड करी है मैंने। इस बाइक को मोस्टली जो है टूरिंग के लिए चलाया है और टूरिंग के लिए ही लिया है। लोकल में कोई सेंस बनता नहीं है। हाँ, ब्रेकफास्ट राइड पे मैं ले जाता हूँ, बट लोकल में मुझे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती नहीं है कंसिडरिंग इसका जो वेट है और जो इसकी हैंडलिंग है। तो लोकल में इतनी मतलब मज़ेदार नहीं रहती, ऑफ कोर्स हैसल रहती है, बट लॉन्ग राइड्स पे तो बात करेंगे आगे। सनराइज़ कितना ज़बरदस्त हो रहा है यार, मज़ेदार। ऑल दो पॉल्यूशन है बट बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और एक और चीज़ है, इस बाइक की मैं एजिंग की बात करूँ तो 2 साल में कैसी इसकी एजिंग हुई है, क्या इसकी सेम वाइब है जो डे 1 पे थी। तो आई विल से यस, इस बाइक की इंजन की फील में और ओवरऑल जो है फील में मुझे कोई डिफरेंस फील नहीं होता। वैसी फील होती है इंजन, वैसे ही मुझे पंची फील होता है। बाकी इंजन की बात आगे डिटेल में करेंगे, बट यस वाइब इज सेम। डे 1 पे मैंने जब ये बाइक ली थी, आफ्टर फर्स्ट राइड जो मैंने मनाली की थी, जब मैं इस बाइक के साथ में कंफर्टेबल हो गया था, तो उसके बाद में जब भी मैं इस बाइक पे बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि बस निकल जाओ लंबी राइड पे। एकदम मतलब ना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। वही फीलिंग मुझे आज भी आ रही है। और हाँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ? आज मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट राइड पे, संडे राइड पे। बहुत दिनों बाद जो अपने ग्रुप के राइडर्स हैं ना, हमारे ग्रुप में ऑलमोस्ट 13-14 राइडर्स हैं जो हम वीकेंड राइड करते हैं। और आज ऑलमोस्ट 10-11 बंदे उसमें से आ रहे हैं, मिलने वाले हैं। बहुत टाइम बाद जो है इतनी लंबी, मतलब इतनी फुल क्वांटिटी में काइंड ऑफ जो है सब मिलने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है यार इस चीज़ की। गुड़गांव जा रहे हैं, गुड़गांव से हम कहाँ जाएंगे आगे मालूम चलेगा आपको। और मैंने बाइक की सर्विस करवाई है ना, तो यार मतलब क्या मस्त फील हो रही है, एकदम मक्खन फील हो रही है, मज़ेदार, बहुत मज़ा आ रहा है। इंजन एकदम स्मूथ फील हो रहा है। तो इंजन की बात कर रहे हैं तो सेकंड बात करते हैं पॉइंट की, इस बाइक की इंजन परफॉर्मेंस, इंजन फील कैसी रही इन 2 ईयर्स। देखो, इस बाइक का जो इंजन है, जैसे आपको ट्रायम्फ स्क्रैम में या स्पीड में मिलता है इंजन, एकदम लो एंड टॉर्क, एकदम आप जैसे ही पुल करते हो स्टार्टिंग आरपीएम से जो है आपको प्रॉपर टॉर्क मिलता है। आप ट्रैफिक में उस बाइक को 3rd गियर में, 4th गियर में आराम से राइड कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं होती। पहाड़ों में मैंने उस बाइक को जो है स्क्रैम को 3rd 4th गियर में राइड किया है, बट इस बाइक में ऐसा नहीं है, थोड़ी सी टॉल गियरिंग है। तो आपको एक सर्टेन आरपीएम क्रॉस करना पड़ता है इस बाइक की परफॉर्मेंस फील करने के लिए, बट कोई इशू नहीं है। सिटी में जो है आपको थोड़े से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली गियर चेंज करने पड़ते हैं, बट उसका बेनिफिट ये है कि इस बाइक की जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब इस बाइक को मैंने 150 तक टच किया है, विच इज़ नॉट सेफ। मैंने इसको आगरा एक्सप्रेस वे पे टच किया था, जहाँ पर ऑफ कोर्स आप स्पीड जो है एक्सट्रीम स्पीड पे जा सकते हो। तो अदरवाइज़ मैं इस बाइक को आराम से ऑल डे लॉन्ग 110 के आसपास जो है मैं क्रूज़ करता हूँ, बट 120-130 भी आप इस बाइक को आराम से ऑल डे लॉन्ग जो है क्रूज़ कर सकते हो। तो इंजन बहुत ही स्मूथ है। बजिंग की बात करें, वाइब्रेशन की बात करें तो 90, 100, 110 के आसपास जो है थोड़ी बहुत बजिंग फील होती है, बट मेजर मुझे कभी नहीं लगा उसमें। मेजर ऐसा नहीं है कि डील ब्रेकर है या मेरे हाथ नम हो गए, ऐसा नहीं है। हाँ, एक बार जो है मुझे मेजर लगी थी बजिंग इसमें, जब मैंने इस बाइक की सर्विस करवाई थी केरला में, और केरला के बाद मैं दिल्ली आया था। तो स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी फर्स्ट डे काफ़ी बजिंग, काफ़ी वाइब्रेशन फील हुई थी, मेरे हाथ नम हो गए थे। उसका रीज़न ये था कि चेन सेट की लाइफ हो गई थी, चेन सेट जो है ख़त्म हो गया था इसका। बट मैंने जब से इसका चेन सेट चेंज कराया है, चेन सेट, चेन स्प्रॉकेट, उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने आधी क्लच राइड करी है और अब ये राइड कर रहा हूँ। तो चेन लूज होती है तब भी राइड होती है, तब भी आती है बजिंग, बट अदरवाइज़ कोई मेजर बजिंग वाइब्रेशन ऐसा नहीं है। इससे तो बहुत ज़्यादा जो बजिंग है उसमें आपको मिलती है KTM 390 एडवेंचर जो न्यू वाली है। तो इस बाइक की बात करें तो इस बाइक में जो मेन मुझे लगता है कि एकदम जो प्लस पॉइंट है, या फिर जो 2 चीज़ें जो बहुत ही ज़बरदस्त है, वो है इस बाइक का इंजन, और सेकेंडली है इसके सस्पेंशन की बात आगे करेंगे। तो इंजन इज़ गुड। हाँ, हीट होता है सिटी में, आपको अच्छी खासी जो है हीट फील होती है इस बाइक में। 450 सीसी का इंजन है, तो गर्मियों में आपको ये जला देगा अगर आपने राइडिंग शूज़ नहीं पहने हो तो। इस बाइक में आप एफर्टलेसली जो है 100 पे पहुंच जाते हो, मालूम चलता ही नहीं है आपको। मतलब टूरिंग के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस बाइक पे जो है केरला से दिल्ली गया था इन 3 डेज़, ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर्स। एंड ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत थकान हो गई थी। आई वॉज लाइक क्वाइट कंफर्टेबल। उसका एक रीज़न इंजन भी था। इंजन आपको स्ट्रेस फील नहीं होता अगर आप 100-110 की स्पीड पे राइड करते हो,
तो ऐसा नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा इंजन जो है स्ट्रेस फील कर रहा हो। मैंने अभी 5000 RPM ऑलमोस्ट टच किए हैं और ये बाइक जो है 100 की स्पीड टच कर रही है। तो बहुत ही क्या बोलेंगे, स्वीट स्पॉट है 100-110 जो है इस बाइक के लिए। इंजन की बात हो रही है तो माइलेज की बात भी करता हूँ। माइलेज मुझे इसमें जो है ओवरऑल मिलती है 30 के अराउंड, अगर मैं इसको थोड़ा तमीज़ से चला रहा हूँ। तमीज़ से इन सेंस कि बहुत ज़्यादा हाई रेव नहीं कर रहा हूँ मैं, और मैं इसमें जो है 90 की स्पीड के आसपास अगर मैं राइड कर रहा हूँ, 90-100 के आसपास राइड कर रहा हूँ, नॉट मोर देन 100, तो इतनी आती है। जब मैं इस बाइक को कन्याकुमारी ले गया था तो फर्स्ट डे मैंने इसको आगरा एक्सप्रेस वे पे भगाया था। आई वॉज टचिंग 130-140 टिल ऑलमोस्ट 150 मैंने टच किया था। तो उस टाइम इस बाइक की माइलेज आई थी, यू विल नॉट बिलीव, 22 पॉइंट समथिंग। तो जितना ज़्यादा इसको आप खींचोगे उतनी माइलेज ड्रॉप होगी। बट आई थिंक अदरवाइज़ अगर आप 90 के आसपास क्रूज़ करते हो, 90-100 के आसपास, विच इज़ गुड स्पीड, मतलब सेफ भी है, आप उस पर डिस्टेंस भी कवर कर सकते हो, तो उस केस में आपको अराउंड 30 की माइलेज मिल जाएगी। अब 820 फ्यूल के बाद में कितनी मिलेगी वो चेक हो जाएगा अभी नेक्स्ट राइड पे। तो फाइनली हम गुड़गांव पहुंच गए हैं। आई थिंक अपने ग्रुप के राइडर्स पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं। यस, काफ़ी लोग पहुंच चुके हैं। अरे क्या बात है, कैसे हैं? आ गए हमारे। हेलो सर, क्या हाल चाल? स्मार्टी, हाय, क्या हाल भाई? क्या हाल चाल? क्या? गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? ये जैकेट जाते समय देना, मैं 2 बैग लेके आऊँ आजकल, जैकेट इकट्ठी कर। अच्छा कैसे हैं? और चावला जी, क्या हाल चाल है? नाम ले रहे थे। ओके जी, तो हम चल दिए हैं आज की डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है दमदमा लेक। दमदमा लेक अगर आप पता नहीं है ना आपको, तो मतलब बहुत ही प्यारी लोकेशन है। लेक के पास में एक रेस्टोरेंट है जो कि हरियाणा टूरिज्म का है। बहुत प्यारी एकदम क्या बोलेंगे, पीसफुल लोकेशन है राइड के लिए, वीकेंड राइड के लिए। ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर्स की राइड है, मज़े आएंगे। ऑलमोस्ट आज हम 10 राइडर्स हैं यार, बहुत दिनों बाद, पूरा गैंग है अपना, और बहुत ही स्वाद आ रहा है भाई हिमालय चला के ना, बहुत दिनों बाद, मतलब मज़ा आ रहा है एकदम। चलो, क्या टूरिंग का प्लान है आपको मैं मिडवे बताता हूँ क्या है। अभी देखो, मैं इस बाइक की मैंने सर्विस करवा ली है। इसको मैं एक शॉर्ट ट्रिप पे लेके जाने वाला हूँ। अभी 2-3 दिन का जो है ट्रिप रहेगा। कहाँ जाऊँगा? हिमाचल में जाऊँगा, उत्तराखंड में जाऊँगा, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मालूम चल जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग जो है वहीं का आएगा। जब आप ये ब्लॉग देख रहे होगे तब तक मैं ट्रिप पे निकल चुका हूँ, राइड पे निकल चुका हूँ। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, उसमें जो है थोड़ी जल्दी अपडेट आता है, आपको एडिटिंग जल्दी होती है। तो मेरी आईडी यहाँ आ रही होगी नीचे, ट्रैवल एंड बाइट विद मनीष। देखो, जो मैंने अब डिसाइड किया है ना, जो लोग जानते हैं, जिनको मैंने शेयर किया था पुराने ब्लॉग्स में, अब मैं एक्सटेंसिव जो है टूरिंग करने वाला हूँ। तो आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए। अगर आपको ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दो और कमेंट कर दो, दैट्स ऑल। उतनी सपोर्ट चाहिए आप लोगों से। बाकी हम जो है पूरी जान लगा देंगे बढ़िया कंटेंट बनाने के लिए, बढ़िया मज़ेदार वीडियोस बनाने के लिए, मज़ेदार। अब बात करते हैं इस बाइक के राइड कंफर्ट की। देखो, राइड कंफर्ट इस बाइक का ना, एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो अनमैचेबल है। उसके कुछ रीज़न है। इसका जो ये राइडिंग पोस्चर है एकदम प्रॉपर अपराइट है। अगर आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, आपका जो है थोड़ा बहुत जो है ओपिनियन मैटर कर सकता है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा छोटी है तो मे बी हल्का सा ओपिनियन मैटर करे, या ज़्यादा लंबी है तो मैटर करे। बट आई एम बीइंग 5'10", ऑलमोस्ट 5'10", तो मेरे लिए राइडिंग पोस्चर बिल्कुल अपराइट है। अगर मैं हल्के से इसमें हैंडल बार राइजर्स लगवा लूँगा तो और बेटर हो जाएगा, बट मुझे इतनी मेजर रिक्वायरमेंट लगी नहीं। मे बी मैं लगाऊँ फ्यूचर में, बट अभी लगी नहीं है। तो राइडिंग पोस्चर इज़ गुड। सीट हाइट इसकी 825 mm की है। मैंने जो है इसमें टूरिंग सीट लगवा रखी है, जिससे हाइट जो है बढ़ गई है। और मैंने जो है हाइट को और जो है इसमें आपको सीट में जो है 2 ऑप्शन होती हैं, एक हायर सीट की, एक लोअर सीट करने की। तो मैंने हायर किया हुआ है। तो मेरी ऑलमोस्ट आई थिंक मे बी 840 mm की सीट हाइट है जो मैं चला रहा हूँ। और मेरे नीज बहुत ज़्यादा बेंड नहीं है, एकदम प्रॉपर अपराइट राइडिंग पोस्चर है, बहुत कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर है। सीट मैंने इस पर टूरिंग सीट लगवा रखी है। जो नॉर्मल सीट है वो कुछ खास नहीं है, बट टूरिंग सीट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार। मैंने इस टूरिंग सीट में मैक्सिमम एक दिन में 900 किलोमीटर किया था, दिल्ली से इंदौर, और इससे लंबा भी मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
सीट तो अच्छी है ही, लेकिन मेन चीज़ है इस बाइक का सस्पेंशन। ओहो हो, इस सेगमेंट छोड़ दो, इससे आसपास की सेगमेंट में भी इससे बेटर जो सस्पेंशन सेटअप है नहीं है। अब इसमें आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं मिलते हैं, जो आपको फीचर जो है, बेनिफिट जो है आपको मिलता है KTM 390 एडवेंचर में। न्यू वाली KTM 390 एडवेंचर मैंने बहुत ज़्यादा राइड करी नहीं है, बट इसका जो ओवरऑल टूरिंग के पॉइंट ऑफ से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं टूरिंग करता हूँ, मैं इसको हार्डकोर ऑफरोडिंग के पॉइंट ऑफ से नहीं बोलूँगा, टूरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बाइक का सस्पेंशन सेटअप कमाल है। हाईवे पे बाइक बहुत स्टेबल चलती है। आई डोंट नो उन्होंने कैसे इन्होंने ट्यून किया है, ये बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि बिना एडजस्टेबल सस्पेंशन के ये बाइक हाईवे पे भी ठीक चलती है, रफ पैचेस पे भी आप भगाते हो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हार्डकोर ऑफरोडिंग हमने की है, लद्दाख में खूब करी है, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कमाल का, मतलब कमाल की ट्यूनिंग करी है यार। इसके लिए तो मतलब बोलना पड़ेगा हैट्स ऑफ टू रॉयल एनफील्ड। सस्पेंशन इस बाइक के बेस्ट है, इस सेगमेंट में नहीं, इससे जो थोड़ी बहुत ऊंची सेगमेंट है उस पर भी जो है सस्पेंशन जो है इसके बेटर है। तो राइड कंफर्ट इस बाइक का मैं बोलूँगा 5 में से आई गिव 5 आउट ऑफ 5, कोई दिक्कत नहीं है मतलब। और हाँ, मैंने इंजन की बात की थी, तो इंजन को मैं अगर बोलूँ, इंजन की फील को मैं बोलूँ कि स्मूथ बोलूँगा या मैं रफ़ बोलूँगा, तो आई से कि स्मूथ से हल्का सा कम है, बट नॉट एट ऑल रफ़। अब मैं जो बस की बात कर रहा था, वो देखो अब मैं हूँ 105 के आसपास, 110 के आसपास। 110 के आसपास ना आपको बस हल्की सी हैंडल बार पे या फिर फुटपैथ पे जो है फील होती है। तो ये चीज़ थोड़ी वियर्ड लगती है कि जो आपकी इस बाइक की स्पीड है, मतलब जो एक कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड है इस बाइक के लिए, टूरिंग के लिए इंडियन रोड्स पे, वहाँ आपको बस फील होता है। बट दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि अदरवाइज़ बाइक जो है बहुत स्मूथ है, इंजन इज़ रिफाइंड, कंसिडरिंग कि भाई ये एक सिंगल सिलेंडर का इंजन है, तो नो कंप्लेंट्स। बात करें हैंडलिंग की, तो देखो यार, एक ये ADV बाइक है, 17 इंच रियर, 21 इंच फ्रंट। इनिशियली मुझे थोड़ा टाइम लगा था इस बाइक के साथ में कंफर्टेबल होने में, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी इस सेगमेंट की बाइक राइड करना, थोड़ी टॉप हैवी है, तो सिटी में आपको इतनी कंफर्टेबल नहीं लगती। बट हाँ, यूज हो जाओगे तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे। बट हाँ, कंपैरिजन करोगे आप एक रोडस्टर बाइक से, स्क्रैम से, सिटी के हिसाब से, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। सिटी में उतना कंफर्ट नहीं आता। हाईवे पे ये बाइक की हैंडलिंग, स्टेबिलिटी कमाल है, मतलब ज़बरदस्त है, बहुत स्टेबल फील होती है बाइक। पहाड़ों पे, हाईवे पे मज़ा आ जाता है। तो हैंडलिंग से ऐसा नो कंप्लेंट, नीदर ऑन सिटी, ऑन इन सिटी और हाईवे और ऑफ रोड। जस्ट दैट कि एक ADV बाइक है, सिटी में आप बहुत ज़्यादा इससे क्या बोलेंगे, एजाइल या एकदम निम्बल हैंडलिंग जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दैट्स ऑल। ये देखो हमारे ग्रुप का जो लाइन है आज का, स्क्रैम, ये होगी निंजा 300 650 GT अपनी हिमालयन, क्या ज़बरदस्त लग रही है, चमक रही है एकदम। और एक है आपकी नेक्स्ट, ये है 650 निंजा, देन हिमालयन 411, देन रेबल, होंडा RS 350 वर्सेस 650 और एक और हिमालयन। क्या ज़बरदस्त लाइन है पूरा बाइक्स का। तो ये है लेक, दमदमा लेक। आज काफ़ी पानी है, नॉर्मली पानी कई बार इतना ज़्यादा होता नहीं है, और यहाँ बोट्स भी हैं, तो चल रहे हैं, थोड़ा मस्ती करते हैं फील लेते हैं बोटिंग यहाँ पर। लोकेशन बहुत प्यारी है, मतलब ना राइड के लिए पीसफुल लोकेशन है, आइडियल लोकेशन है वीकेंड राइड के लिए। आप जो अपना आराम से दिल्ली से 1 घंटे में यहाँ पहुँच जाते हो, 1-1.25 घंटे के अंदर, और बढ़िया राइड करो, खाना ना खाओ और बोटिंग कर लो करनी है तो। बहुत दिनों बाद यार मज़ा आ गया यार, निकल चुके हैं हम फाइनली हम दमदमा लेक से, और वो काफ़ी गप्पे मारी। और इस टाइम टाइम हो चुका है आई थिंक 10:30, 11:10 काफ़ी लंबी देर हमने जो है गप्पे जप्पे मारी और अब निकले हैं। तो यार बात करें इस बाइक के सर्विस एक्सपीरियंस की, तो इस बाइक की मैं फ्री सर्विस और पेड सर्विस दोनों करवा चुका हूँ। आई थिंक मेरी जो लास्ट सर्विस हुई है वो 5th थी, 6th थी, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक 6th थी। 2 साल में ये 6th सर्विस थी मेरी, मे बी 5th थी। तो पेड सर्विस की कॉस्ट 3000 के आसपास है, फ्री सर्विस की कॉस्ट आई थिंक 2000 के 1800 के आसपास है, क्योंकि 1200 रुपये की सर्विस कॉस्ट है जो कि फ्री होती है आपकी, प्लस ऑयल चेंज है जिसमें आपको
सेमी सिंथेटिक ऑयल मिलता है आपको, बाइक में डलता है। सर्विस कॉस्ट 3000 रुपये हो गई। उसके अलावा मैंने इसमें खाली एयर फिल्टर चेंज करवाया है, जो कि आई थिंक 300 रुपये के आसपास का है। और ब्रेक पैड जो है फ्रंट के रियर के एज ए सेट 6-6.5 हज़ार के आसपास के हैं, तो थोड़े से एक्सपेंसिव है। इन दोनों के अलावा मैंने अभी तक बाइक में और कोई मेंटेनेंस में काम नहीं करवाया। ऑलमोस्ट 90,000 किलोमीटर्स प्लस बाइक चल चुकी है लास्ट 2 साल में, ऑलमोस्ट 2 साल में। 23 दिसंबर में मैंने बाइक ली थी और अभी चल रहा है नवंबर ऑफ 25। लोगों को इशू आते हैं कौन सेट का यार, और भी इशू आते हैं, बट मुझे अभी तक कोई इशू आया नहीं है। हाँ, इसका एक और चीज़, इसका हैंडल बार जो है, जब मैं गिरा था आधी क्लास में वो टेढ़ा हो गया था। काफ़ी हल्का है यार ये, क्योंकि मैं गिरा हूँ और हल्की से मतलब गिरने से जो है टेढ़ा हो गया ये। अब ये रिप्लेस करना पड़ेगा, बट अभी मैंने करवाया नहीं है क्योंकि हल्की सी इसकी जो है अलाइनमेंट आउट है। मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं है, मैंने ऐसे ही जो है पूरा आधी क्लास का ट्रिप कर लिया। मैं इसको होपफुली चेंज करवाऊँगा जल्दी, और मैं लगवाऊँगा किसी और बाइक का इसमें हैंडल बार, थोड़ी बेटर रीच के लिए। कौन सा लगवाऊँगा मैं अभी देख रहा हूँ, एक आध ऑप्शन माइंड में है, बाकी जब लगवाऊँगा बताऊँगा आपको। इसमें मैंने कोई टूरिंग के लिए जो विंडशील्ड होती है ऊंची वाली वो लगवाई नहीं है, मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं आई। और इससे जो है थोड़ी बहुत आपको जो विंड ब्लास्ट है उससे जो है प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो अपना काम चल जाता है। अपने को कोई दिक्कत इससे फील हुई नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेजर जो है विंड ब्लास्ट फील हो रहा है मुझे। तो अभी तक मैं बोलूँगा सर्विस एक्सपीरियंस जो है गुड। हाँ, ब्रेक पैड के थोड़े से प्राइस कम होने चाहिए थे मेरे अकॉर्डिंग। ब्रेक पैड जो है मैं ये 3rd टाइम चेंज करवाया है मैंने फ्रंट का, और 2nd टाइम चेंज करवाया है रियर का। तो रियर के आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट 10,000 चले हैं मेरे एक ब्रेक पैड, और फ्रंट के चले हैं ऑलमोस्ट 7,000। आपकी राइडिंग स्टाइल पे जो है डिपेंड करता है कि ब्रेक पैड आपको कितनी चेंज करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बट स्टिल सारी कैलकुलेशन लगा भी ली जाए तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस है इसके ब्रेक पैड का। बट ठीक है, परफॉर्मेंस जो है ब्रेकिंग की बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अगर मैं सर्विस एक्सपीरियंस की बात करूँ तो सेटिस्फैक्टरी। तो अगर आप मुझसे पूछो कि इस बाइक में ऐसा क्या है जो मुझे पसंद है, या फिर थिंग्स विच आई लव अबाउट दिस बाइक, सबसे पहले इस बाइक की हाईवे स्टेबिलिटी। ज़बरदस्त बाइक फील होती है हाईवे पे, एकदम मज़ेदार। मतलब आपकी स्पीड कितने भी हो, टिल 120, 130, 140, बाइक इज सो स्टेबल, सो प्लांटेड। ब्रेकिंग अच्छी है, सस्पेंशन आर ग्रेट, आई लव द सस्पेंशन सेटअप ऑफ दिस बाइक। और जो इंजन है उसमें आपको सफिशिएंट पावर मिलती है कि आप आराम से ऑल डे लॉन्ग 100+ की स्पीड पे क्रूज कर पाओ, कभी आपको पावर लैग फील नहीं होता। तो ये चीज़ें जो है इस बाइक की मुझे पसंद है। प्लस सस्पेंशन इस बाइक के, आप ज़बरदस्त सस्पेंशन, सीट कंफर्ट, तो टूरिंग के लिए बाइक बवाल है। और अगर मैं बात करूं कि इस बाइक में कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे पसंद नहीं है, एंड या फिर मैं बोल सकता हूं कि थिंग्स दैट कुड हैव बीन बेटर, तो मुझे लगता है इसका जो बाइक का जो वेट है ना, वो तो बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 187 है, थोड़ा बहुत कम होता तो ठीक था, लेकिन ठीक है, वेट कहीं ना कहीं बाइक को हाईवे पे लॉन्ग राइड्स पे जो है काफ़ी स्टेबिलिटी देता है, तो वो एक दिक्कत नहीं है। बट वेट मैनेजमेंट जो मुझे लगता है वो थोड़ी सी बेटर होती तो और अच्छा था। क्योंकि होता क्या है ना यार, एडीवी बाइक में एक एवरेज इंडियन हाइट जो है कम होती है, तो आपके मोस्टली लोगों के जो फ्लैट फुट हैं वो एक एडीवी बाइक पे नहीं होते हैं। और अगर बाइक टॉप हैवी है जैसे कि हिमालयन, तो अगर आपका रफ पैचेस में जहाँ के लिए एडीवी बनी होती है वहाँ बाइक लेके जाते हो, आपकी बाइक थोड़ी बहुत झुकती है लेफ्ट राइट में, तो फिर उस वेट को ना मैनेज करना, होल्ड करना वो मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मैं अभी जब गया था आधी कैलाश में, बाइक गिरी थी, तो मुझे ध्यान है कि वेट इसका एक मेजर फैक्टर था। मेरी बाइक लोडेड थी वो बात अलग है, बट अदरवाइज वेट इसका जो है टॉप हैवी है। तो अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा बाइक आपकी टिल्ट होती है, ऐसे ट्रिकी स्ट्रेच पे आप स्लो स्पीड पे हो, तो फिर उस बाइक को होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो जो शॉर्ट राइडर्स हैं मुझे लगता है उनको इस बाइक का जो वेट है वो थोड़ा डरा सकता है, जो कि ऑफकोर्स जो एक्सपर्ट हैं, प्रो हैं, एक्सपीरियंस है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। जो न्यू राइडर है उनके लिए एक थोड़ी सी एक वो यूज टू होने में टाइम लगेगा। तो वो अगर इसका वेट थोड़ा मैनेज हो जाता तो मज़ा आ जाता है इसमें। कोई उसके अलावा तो मुझे कोई इसमें फ्लॉ दिखा नहीं है। कुछ लोगों की चेसी ब्रेक हुई है, कुछ लोगों के कॉन्सेट का इशू आया है, बट मुझे अभी तक टच फुट कोई इशू नहीं आया ऐसा इस बाइक में। हाँ, एक और चीज़, मैंने इस बाइक का जो है चेन स्प्रॉकेट भी चेंज करवाया है। मेंटेनेंस में बताना भूल गया मैं। प्राइस आई थिंक ध्यान नहीं है मुझे, आई थिंक 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा हुआ था, दोनों स्प्रॉकेट और चेन।
और हाँ यार, ये मैं इसको ये नहीं बोलूँगा कि ये कंप्लीट एक ओनरशिप रिव्यू है, जस्ट मेरे क्या थॉट हैं इस बाइक के बारे में मैं वो शेयर कर रहा हूँ। अगर आप बोलोगे तो अभी एक लंबी राइड होने वाली है, उसके बाद में मैं इसका एक 2 साल प्लस वाला जो है ओनरशिप रिव्यू भी बना दूंगा। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ कि आज की डेट में भी क्या मैं ये बाइक लेना चाहूँगा, मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में मेरे पर्पज़ के लिए, टूरिंग के लिए, एडवेंचर टूरिंग के लिए आज की डेट में भी इससे बेटर बाइक इंडियन मार्केट में नहीं है। इसका अपग्रेड अगर बनता है तो बनता है एक ट्विन सिलेंडर बाइक। और अच्छी बात ये है मेरे लिए, सबके लिए, कि आने वाले 1 साल में, 1-1.5 साल में काफ़ी ज़्यादा 500 सीसी 600 सीसी के आसपास की जो है ट्विन सिलेंडर्स बाइक इंडियन मार्केट में आ रही हैं। तो अब मुझे लगता है कि हाँ, कुछ टाइम बाद जो है ऑप्शन आएंगी अच्छी, तो आई विल थिंक कि हाँ मैं चेंज करने का सोचूंगा। बट अदरवाइज़ एज ऑन डे ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे इस बाइक को चेंज करने का मूड है या नीड है। मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है। मैंने इस पर भी बहुत ज़्यादा टूरिंग करी भी नहीं है, उनने से जा रहे कि एडीवी बाइक के लिए कुछ भी नहीं होते। और अगर मैं बात करूं कि एजिंग के साथ में 2 साल में इतनी लंबी राइड्स करी हैं, तो कोई एजिंग के साथ में कोई इशू आया है इसमें, कुछ क्वालिटी इशू, कुछ रैटलिंग साउंड, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आरी का पूरा लोहा है, ये फाइबर पार्ट इसमें है ही नहीं, तो कोई रैटलिंग साउंड कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा फील नहीं आता बिल्कुल भी कि ये बाइक कहीं से भी जो है किसी भी एंड से एज हुई है। कहीं पेंट क्वालिटी, कहीं रस्टिंग, छोटा मोटा कहीं पीछे से रस्टिंग का इशू हो, नट बोल्ट में आया हो तो मुझे पता नहीं, बट मैंने नोटिस नहीं किया। तो एजिंग वाइज कोई इशू नहीं आया इसमें। एंड अगर मैं बोलूँ कि आज की डेट में किसी को ये बाइक लेनी हो टूरिंग के लिए, तो मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में, इस प्राइस रेंज में, अंडर 4 लाख में, आज की डेट में भी ये बहुत ही प्रैक्टिकल बाइक है फॉर टूरिंग, फॉर एडवेंचर टूरिंग। इस रेंज में इससे बेटर बाइक नहीं है टूरिंग के लिए, ये मैं श्योरली बोल सकता हूँ। लेकिन अगर आपका बजट है कि आप 4 लाख से ऊपर स्पेंड कर सकते हो, मतलब 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हो एक बेटर बाइक के लिए, तो आज की डेट में तो यार मतलब 5 से 6 लाख के बजट में कोई बेटर एडीवी बाइक नहीं है इससे। लेकिन 1-1.5 साल में, अगले 1-1.5 साल में जो है काफ़ी ऑप्शंस मार्केट में आने वाली हैं, जैसे कि हिमालयन 750, BMW की बाइक आने वाली है, देन आपकी CF मोटो आने वाली है। वो कैसी रहेगी, इसकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी रहेगी पता नहीं है, बट हाँ 3-4 बाइक जो है अच्छी खासी जो है आने वाली है, जो कि मुझे लगता है कि 6 लाख की रेंज के आसपास ऑन रोड में आने वाली हैं 1.5 साल में। तो उसके लिए आप वेट कर सकते हो। बट अदरवाइज़ हाँ, बजट यही है कि 4 लाख के अंदर लेना है, तो आज की डेट में नो डाउट बेस्ट है ये टूरिंग के लिए। अगर प्योरली टूरिंग करनी है तो ये बेस्ट है। अगर आपको ये है कि ट्रेल्स ज़्यादा करनी है, तो उसके लिए ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि एडीवी 390 जो है KTM की, वो एक बेटर ऑप्शन हो सकती है। ऑल्दो मैंने बहुत ज़्यादा वो राइड नहीं करी है, बट इतना तो पता है कि टूरिंग के लिए ये बाइक जो है उससे बेटर है। बाकी देखो यार, हर एक की ना प्रायोरिटी डिफरेंट होती है। कुछ लोगों के लिए एक लाइट बाइक जो है बेटर बाइक होती है, तो ऑफ कोर्स उनके लिए KTM एडवेंचर जो है बेटर बाइक होगी। वाइब्रेशन जो है, बजिंग इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि उसमें थोड़ी ज़्यादा बजिंग है कंपेयर टू हिमालयन। बट मेरे काइंड ऑफ पर्सन के लिए मुझे लगता है कि मेरे लिए हिमालयन बेटर है। कहाँ फंस गए हम ट्रैफिक में। अब बात करते हैं राइड की। देखो यार, जो भी राइड होने वाली है, जिसका नेक्स्ट व्लॉग आएगा, ये लोकेशन ऐसी हैं जो कि हिमाचल में है। चलो मैं बता देता हूँ आपको। और यहाँ मैं कभी गया नहीं हूँ, तो मेरा दोस्त है जो हिमाचल का, उसने मुझे बोला कि भाई तू हमेशा मनाली भाग जाता है, यहाँ हो गया। और एक्चुअली में ये लोकेशन जो थी मेरे माइंड में थी, बट चांस की बात है कभी प्लान हो नहीं पाई। तो ये शॉर्ट ट्रिप होगा इन हिमाचल की लोकेशन में, लेकिन लोकेशन बहुत बढ़िया है, मतलब ज़बरदस्त लोकेशन है। एंड इसके बाद वो राइड होगी जो आप कब से जो है मुझसे डिमांड कर रहे हो, और ये दोनों राइड जो है सोलो होंगी। यस, क्योंकि यार सोलो में ना मतलब अलग ही फील आती है। और जिस टाइप की राइड अभी होने वाली है ना, मोस्टली राइड जो है मेरी सोलो होंगी, क्योंकि अभी एज ए सेट अपने पास टाइम पूरा है। तो किसी लोकेशन में जाएंगे तो उसको ट्राई करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। और जो नेक्स्ट राइड है, इस राइड की कमिंग राइड के बाद में, वो तो थोड़ी दूर की राइड है और वहाँ पर टाइम लगेगा। मतलब वहाँ पर एटलीस्ट मुझे लगता है 20 दिन तो लग ही जाएंगे उस राइड में। एंड मोटो व्लॉग की बात करें तो आपने किसी चैनल पे ऐसे मोटो व्लॉग नहीं देखे होंगे जो अभी नेक्स्ट सीरीज़ में आने वाले हैं। दिस इज़ माई प्रॉमिस। एकदम ज़बरदस्त काइंड ऑफ कंटेंट आएगा। लेकिन अगर आप लोकेशन समझ गए हो
कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कौन सी लोकेशन की बात कर रहा हूँ, तो कमेंट्स में फटाफट से बता दो। बाकी व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक है, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड गुड